हेलो दोस्तों, 2026 में जो 12th पास हुए विद्यार्थियों के लिए आगे क्या ऑप्शंस रह सकता है, उसका पूरा रोड मैप हम आपके सामने लेके आए हैं और बताएंगे कि 12वीं के बाद क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, उसका अपन डिस्कशन करते हैं। जो विद्यार्थी 2026 के अंदर 12वीं पास कर चुके हैं उनके लिए वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखते हैं 12वीं के बाद किया। हम बात करेंगे 2026 में टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब और कैरियर ऑप्शन का पूरा रोड मैप हम आपको यहां बताना चाहेंगे। सर, ये अगर आपका मार्गदर्शन सही नहीं होता है तो भटकाव तय है और अपने कैपेसिटी और स्ट्रीम के अनुसार आपको सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्लाइड जो मेरे सामने आ रही है सर, ये मैं इसकी बात आपसे करता हूं। हर विद्यार्थी के पास कैरियर के 5 ऑप्शन है, 5 पिलर है कि जब मैंने 12th पास आउट किया है तो पहला ऑप्शन मेरे सामने क्या आता है। फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास है कि 12th के बेस पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड की वैकेंसी रिक्रूट करता है, वो ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। पहला ऑप्शन यह है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रालय में शानदार ऑफिस जॉब आपको एसएससी एग्जाम के थ्रू मिल सकती है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है, कोई विद्यार्थी चाहे कि मैं हायर एजुकेशन के लिए जाऊं तो एनटीए के माध्यम से, एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से सर ये हायर एजुकेशन, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया या कोई टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। थर्ड ऑप्शन उसके पास क्या रहेगा? थर्ड ऑप्शन उसके पास रहेगा कि हमेशा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी अपनी 12वीं बेस की एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी को निकालता है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा और ऑप्शंस क्या है? और ऑप्शन की अगर मैं बात आपसे करूं, चौथा ऑप्शन आपके पास है कि आप अपने देश की सेवा में योगदान दे सकते हैं, डिफेंस की जॉब कर सकते हो। डिफेंस की बहुत सारी जॉब जो होती है वो 12th पास आउट विद्यार्थियों के लिए होती है। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास होता है सर ये कि अपन जो है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती है, स्टेट गवर्नमेंट में एलडीसी होता है, पुलिस कांस्टेबल होता है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आप सोचिए, पहले 5 पिलर है, उसमें से फर्स्ट पिलर मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ले ले, सेकंड रेलवे की तैयारी कर ले, तीसरा स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर ले और चौथा डिफेंस की तैयारी कर ले। या नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि मैं हायर एजुकेशन के लिए एनटीए के एग्जाम के थ्रू से ये मेडिकल, इंजीनियरिंग या टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर मैं हायर शिक्षा, हायर एजुकेशन को कवर करने के लिए जा सकता हूं। सर ये मेरे पास 5 ऑप्शन है। अब मैं आगे आपसे और बात करूं सर, ये तो देखिए हमारे पास पहला ऑप्शन आता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी। ये क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के 50+ मंत्रालय जो होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्ट्री जो होती है, उसमें डायरेक्ट आपकी एंट्री हो सकती है। मतलब आप सोचिए, आपने 12वीं पास इधर से किया है और अगर आपने एसएससी की तैयारी कर ली और आपका चयन यहां से अगर हो जाता है, डायरेक्ट आप सेंट्रल गवर्नमेंट के 50 टॉप मिनिस्ट्री में एम्प्लॉय के तौर पर काम कर सकते हो। इसमें क्या है सर, ये कुछ भी नहीं है, बिना इंटरव्यू की पक्की नौकरी है। मतलब इस एग्जाम में कोई इंटरव्यू नहीं है, इस एग्जाम में आरामदायक ऑफिस जॉब है और टाइम पर बहुत सारा प्रमोशन है। अगर व्यक्ति बहुत अर्ली एज में अगर सेलेक्ट हो जाता है सर, ये रिटायरमेंट जब होगा तो आप सोचिए प्रमोशंस बहुत बड़े होने वाले हैं। तो आप लोगों को जग लेना है कि 2026 में जो 12th पास आउट विद्यार्थी है उनके लिए पहला ऑप्शन जो मेरे नजर में होता है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। ये कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी हम उसको बता लेंगे। इसमें क्या होगा, देखिए एसएससी का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। एसएससी के एग्जाम में पहला आपका टीयर 1 होता है, टीयर 1 बोलते हैं। ये आपका सीबीटी बेस का टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका करवाया जाता है। ये एग्जाम पूरा ऑनलाइन होता है और इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा और जीके आएगा। हमारे टीयर 1 के अंदर 4 पेपर्स, 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। जो विद्यार्थी टीयर 1 क्वालिफाइड करेगा उसको टीयर 2 देना पड़ेगा। यह आपकी मुख्य परीक्षा होती है। मतलब आपका प्री एग्जाम हो चुका है, मुख्य परीक्षा होगी। इसके अंदर भी सब्जेक्ट तो सेम ही रहेंगे, मतलब मैथ्स से आएगा, रीजनिंग से आएगा, इंग्लिश से आएगा और जीके आएगा, लेकिन प्रश्न का लेवल थोड़ा हाई रह जाएगा इसमें। मतलब मेंस के लिए थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न रखा जा सकता है। उसके बाद कुछ पोस्टों में क्या होता है सर, ये टाइपिंग और शॉर्ट हैंड होता है। कुछ पोस्टों में होता है, कुछ पोस्टों में टाइपिंग होती है और शॉर्ट हैंड, स्टेनो में शॉर्ट हैंड करवाया जाता है। और चौथा प्रोसेस होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपका नॉर्मल मेडिकल चेकअप करा के जरिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर बनाया जा सकता है।
तो पहला ऑप्शन मेरे सामने आया है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब मैं बात करता हूं एसएससी 10वीं और 12वीं पेज पर कौन कौन सा एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो देखिए सर, ये अपन बात करते हैं, ये हमारा एग्जाम से एसएससी 12वीं पास और 10वीं पास के माध्यम पर टॉप 6 गवर्नमेंट जॉब बता रहा हूं आपको। उसमें पहला जॉब है CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये 18 साल से व्यक्ति 27 साल का जो है, जो 12वीं पास है, 18 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज 27 ईयर है, वो व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन क्या बोलो, 12th पास की क्वालिफिकेशन है। इसके अंदर हाईलाइट में अगर मैं बोलूं, ये LDC डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होती है, टाइपिंग कंपलसरी होता है। इस एग्जाम में आपका एक टाइपिंग टेस्ट जरूर होता है, प्री होगा, मेंस होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा और DV होगा। यह प्रोसेस 4 स्टेज में जाएगा। इसके अंदर 12वीं पास की वैकेंसी होती है, CHSL जिसको नॉर्मली बोला जाता है, हमारे SSC एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है कि दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल आप अपना कैरियर बना सकते हो। इसके लिए एज क्राइटेरिया होता है 18 साल से 25 साल। इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या बोलो, 12th पास की क्वालिफिकेशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आने वाली पुलिस होगी। इसके अंदर आपका क्या होगा, एक सिंगल एग्जाम होगा और आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इसके अंदर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, रनिंग आपसे करवाई जाएगी सर ये। और अगर आप इसको क्वालिफाइड कर जाते हो तो आपको दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल कैरियर को चुनने का मौका दिया जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात आपसे करूं मैं, ये होता है स्टेनोग्राफर। ये 2 तरह के आते हैं, C ग्रेड और D ग्रेड के आती है। तो मैंने एज क्राइटेरिया लिखा है, 18 साल से 30 साल का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है और इसके अंदर 12th पास के साथ आपको शॉर्ट हैंड आना जरूरी है, आपको स्टेनो आना जरूरी है। अगर ये आपको आता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका हो सकता है। इसके अंदर सर ये सबसे बढ़िया जिनका मैथ्स वीक होता है, मैथ्स इस एग्जाम में नहीं आता है, और ये हायर ऑफिसर के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे नॉर्मली काम करते हैं, PA के तौर पे काम करते हैं। तो बहुत बढ़िया ग्रोथ होने वाली है, प्रमोशंस का बहुत बढ़िया चांस होता है सर। ये बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं, उनका PA बनने का मौका मिलता है सर ये। तो ये जॉब हमारे लिए होती है। अगला वैकेंसी होता है जिसको बोलते हैं GD, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, SSC GD। हर साल वैकेंसी आती है सर ये। इसमें एज क्राइटेरिया 18 साल से 23 साल का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है और क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास है। जो व्यक्ति 10th पास आउट हैं वो इस एग्जाम की तैयारी कर सकता है। एक सिंगल एग्जाम होगा और सिंगल एग्जाम के साथ इस एग्जाम में आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा सर ये। आप सोचिए, आर्मी में कांस्टेबल, BSF, CRPF, CISF जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसका है, और मात्र 3 महीने की तैयारी में आप SSC GD में आराम से सिलेक्ट हो सकते हो। तो बढ़िया आपके पास ऑप्शन से आप SSC GD को चूज कर सकते हो। मैं बात करता हूं, अगला एग्जाम MTS होता है, मल्टीटास्किंग सर्विस। MTS का एग्जाम जो होता है SSC कंडक्ट करवाती है और इसका एज क्राइटेरिया जो होता है 18 से 27 साल होता है। उसके अंदर एक और पोस्ट होती है हवलदार की, जिसकी वैकेंसी भी MTS के थ्रू होती है और उसका एज होता है 18 से 25 साल से। तो आप लोग जितने भी लोग MTS की तैयारी करना चाहे वो कर सकते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो आपको 10वीं पास है सर। 10th पास पे अपन जो है अपनी क्वालिफिकेशन होगी। इसके अंदर क्या होगा, ऑफिस में हेल्पिंग स्टाफ के तौर पर काम करना पड़ेगा, वर्कलोड कम होता है। और कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं इसे आगे पढ़ना चाहता हूं, मुझे UPSC की तैयारी करनी है, या मुझे SSC CGL के आगे जाके तैयारी करनी है, या मुझसे स्टेट एग्जाम में PCS की तैयारी करनी है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया मौका है कि 10th पास की वैकेंसी है, वर्कलोड बहुत कम है, जिम्मेदारियां बहुत कम है, आगे पढ़ने का बहुत सारा समय मिलता है। MTS एक बढ़िया जॉब हो सकती है। जो विद्यार्थी चाहते हैं मुझे हायर एजुकेशन के लिए जाना है या मुझे हायर पोस्ट में सिलेक्ट होना है, उसके लिए बढ़िया मौका हो सकता है। और एक और वैकेंसी आती है SSC में जिसका नाम है सिलेक्शन पोस्ट। इसका एज क्राइटेरिया 18 साल से 27 साल होता है। इसके 3 तरह के फॉर्म भरे जाते हैं, मैट्रिक लेवल का, 10वीं पास का, UG लेवल का, अंडर ग्रेजुएट लेवल का, 12th पास का और ग्रेजुएशन लेवल का। जो होगा 3 तरह के एग्जाम्स होते हैं और इसमें लगभग 350 प्लस अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्ट आती है। लैब असिस्टेंट हो गया, स्टोर कीपर हो गया, जो लाइब्रेरियन हो गया, ऑफिस असिस्टेंट हो गया, बहुत सारी पोस्ट आती है। 350 प्लस प्रकार की पोस्टें जो होती है सिलेक्शन पोस्ट के माध्यम से भरा जाता है। तो आप देख लीजिए, SSC में 10वीं के पास 12वीं के बाद बहुत सारे मौके मिलते हैं। बस आपको दमदार तैयारी करनी है। दमदार आप तैयारी करते हुए जाओगे
भागड़ परिणाम आपको मिलता रहेगा। चलिए हम आगे आपसे और बात करें तो देखिए चलिए, इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता हमारे पास भारतीय रेलवे। रेलवे बड़ा अवसर आपको देता है, लेकिन सबसे बढ़िया फायदा जिन विद्यार्थियों की अंग्रेजी वीक है, जिनको लगता है कि सर हमारी इंग्लिश बढ़िया नहीं है, रेलवे के एग्जाम में इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, आपके एग्जाम इंग्लिश आती ही नहीं है, आपका सिलेक्शन 3 सब्जेक्ट से हो जाएगा, मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके एंड जीएस। इंग्लिश इस एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। रेलवे में कौन कौन से वैकेंसी आती देखिए, पहला वैकेंसी आता आरआरबी एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, वो भी अंडर ग्रेजुएट लेवल। जो विद्यार्थी 12वीं पास है उसके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके सामने होता है। इसकी क्वालिफिकेशन जो होती है वो 12th पास होती है। एज क्राइटेरिया होता है 18 साल से 30 साल का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। और जॉब प्रोफाइल क्या होती है, जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट की जॉब होती है। अगर आप 5 से 6 महीने डेडिकेटली अगर पढ़ाई कर लेते हैं सर ये, तो रेलवे में नौकरी का सपना आपका बिल्कुल पूरा हो सकता है। जो व्यक्ति जस्ट 12th पास आउट हुआ है और डेडिकेशन के साथ अगर बहुत सही तरह से तैयारी कर ले, तो मैं मानता हूं एनटीपीसी में उसकी जॉब वो आराम से कंफर्म पक्का करके आ सकता है। ये एक जॉब है। उसके अलावा क्या होता है सर, ये रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आती है। ये एनटीपीसी है और एक आता है ग्रुप डी। ग्रुप डी के अंदर क्या आता है सर, ये जो व्यक्ति 10th पास है या आईटीआई कर रखा है या 12th पास है और जिसकी एज 18 साल से 33 साल के बीच में है सर, ये वो ग्रुप डी का फॉर्म भर सकता है। ग्रुप डी के एग्जाम में भी मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके जीएस आएगा, इंग्लिश का वेटेज नहीं है। इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, एक तो होता है ट्रैक मेंटेनर और एक होता है पॉइंट्समैन जैसी जॉब आपको देखने को मिलती है। इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं क्योंकि 10वीं पास की वैकेंसी है और बम्पर वैकेंसी आती है। नॉर्मली यहां पे हमने 1 करोड़ प्लस फॉर्म भी देखे, 1 करोड़ प्लस फॉर्म देखे गए। मतलब रेलवे का मोस्ट जो पोस्ट होती है, सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं वो ये वाली वैकेंसी होती है। और इसके अंदर देखिए सर, ये आपके साइंस का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है। रेलवे के एग्जाम में आपको साइंस का अलग से वेटेज दिखेगा। मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड जीएस बोला जाता है। जीएस को अलग से मेंशन करके रखता है। साइंस आपके एग्जाम में सिलेक्शन का एक बहुत आधार होता है। इस एग्जाम में साइंस बहुत जरूरी है। उसके बाद होता है एक आरपीएफ की वैकेंसी आती है, आरपीएफ कांस्टेबल। रेलवे पुलिस फोर्स में कांस्टेबल की वैकेंसी आती है जिसका एज क्राइटेरिया होता है 18 साल से 25 साल। और जो व्यक्ति 10th पास आउट है सर, ये वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और रेलवे पुलिस सुरक्षा में अपनी जॉब को पूर्ण रूप से सिक्योर कर सकता है। इसके अंदर क्या होगा सर, ये आपके पेपर का लेवल, एक अच्छे लेवल का पेपर आपके सामने आएगा। वो आएगा मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड जीएस और आपका फिजिकल टेस्ट और होगा सर। ये आपका फिजिकल टेस्ट भी आपका इसमें कराया जाता है। एक नोट मैंने और यह लिख के दिया है कि रेलवे एग्जाम्स में इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती, इस बात का ध्यान देना। और साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और जीके ही आपकी सफलता की है। सिलेक्शन के लिए मैथ्स बहुत बढ़िया करिए, रीजनिंग बढ़िया करिए, जीके बढ़िया करिए और साइंस बढ़िया करिए। आपको सिर्फ 4 चीजों को कवर करना है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जीएस। और जिसकी इंग्लिश बहुत बढ़िया हो वो एसएससी की जा सकता है, जिसकी इंग्लिश बहुत वीक हो वो रेलवे की तैयारी कर सकता है। तो आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मुझे किधर मूव करना पड़ेगा जिससे मेरा कैरियर जो है 12th पास होते ही मैं अपने पिता के, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर सकूं। उसके लिए बहुत जरूरी है सर ये आपका रेलवे का मैंने सेकंड बता दिया है सर। ये थर्ड ऑप्शन, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं सर मैं यूपीएससी के थ्रू डिफेंस सर्विस में एज ए ऑफिसर एंट्री करना चाहता हूं, तो एक बहुत बड़े ऑप्शन था एनडीए। यूपीएससी एग्जाम कराती है एनडीए, जो 12th पास होने के तुरंत बाद आपको ऑफिसर बनने का मौका दिया जाता है। किसी को लगता है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं सर ये और ऑफिसर बन के करना चाहता हूं, तो आपके पास बढ़िया मौका है। ये क्या देखिए सर, ये भारत का एकमात्र एग्जाम जो 12th के बाद और 12th पास के सीधे बाद ऑफिसर रैंक आपको देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कही जा रही है कि आपको ऑफिसर रैंक दिया जाएगा। 12th के जस्ट बाद आप सर ये एज ए ऑफिसर सिलेक्ट हो सकते हो। किसके थ्रू? एनडीए के थ्रू। एनडीए के थ्रू आप सिलेक्ट हो सकते हो। इसका क्या बेस रहेगा आप देख लीजिए सर, ये इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। पहले बात करूं मैं, वो व्यक्ति फॉर्म भर सकता है जो 12th रनिंग में है, 12th का एग्जाम दे चुका है, वो भी फॉर्म भर सकता है। 12th पास है वो भी फॉर्म भर सकता है। इसकी मिनिमम एज जो होती है वो 16.5 साल से 19.5 साल होती है। 16.5 साल से 19.5 साल की एज जो वो कट ऑफ डेट जो होगी उसके आधार पे आपको जो है फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। आर्मी के लिए कोई स्ट्रीम की जरूरत नहीं है। इसमें
आर्मी आर्मी के लिए कोई स्ट्रीम चलेगी, भले साइंस का है, आर्ट्स का है या कॉमर्स का है, कोई विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। लेकिन सर ये नेवी और एयरफोर्स में अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको साइंस इन मैथमेटिक्स चाहिएगा, पीसीएम चाहिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स होना जरूरी है। मतलब आर्मी के लिए कुछ भी आप स्ट्रीम चलेगा, लेकिन नेवी और एयरफोर्स के लिए 12th इन साइंस मैथमेटिक्स होना जरूरी है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद क्या होता है, देखिए आपका फॉर्म भरोगे तो पहला आपका होगा रिटन एग्जाम्स। एग्जाम में दो चीज पूछी जाएगी, आपका 900 नंबर का पेपर होगा जिसके अंदर मैथ्स होगी, वो आएगी 300 नंबर का एक मैथ्स का पेपर होगा, और एक जनरल एबिलिटी आएगी जो 600 नंबर का होगा। 900 नंबर का आपका क्या होगा बोलो, रिटन एग्जाम्स होगा। जो रिटन एग्जाम पास करेंगे उनका क्या होगा, देखिए एसएसबी इंटरव्यू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एसएसबी इंटरव्यू। ये भी आपके रिटर्न के बराबर नंबर लेके आता है। 900 नंबर का रिटर्न है और 900 नंबर का आपका इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू टेस्ट जो होता है 5 दिन का होता है। 5 दिन का पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जो सबसे कठिन चरण है सर। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपके माइंड की प्रेजेंस का टेस्ट लिया जाएगा, या हमने नॉलेज का टेस्ट ले लिया है, जो व्यक्ति नॉलेज के अंदर पास हो जाएगा, अब आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और उसके अंदर 5 दिन का टेस्ट होगा। 5 दिन आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, और जो व्यक्ति यहां पे 5 दिन अगर वो पास हो जाता है सर ये, तो आप मान के चलिए आपको डिफेंस सर्विस में 12th के जस्ट बाद एज ए ऑफिसर रिक्रूटमेंट कर दिया जाएगा, और आप अपने पेरेंट्स, अपने पिता माता और अपने परिवार का बहुत बढ़िया नाम रोशन कर सकते हैं सर। ये बहुत बढ़िया मौका आपके पास है। उसके बाद सर ये जो होता है, ये प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको मेडिकल और ऑफिसर रैंक में आपको पोस्टिंग दे दी जाती है। इसका ग्रेड पे जो होता है 5400 ग्रेड पे होता है सर। ये मेडिकल टेस्ट जो होता है वो भी बहुत टिपिकल लेवल का मेडिकल टेस्ट होता है एनडीए सीडीएस में। ये एनडीए की बात मैं आपसे कर रहा हूं, आपका टिपिकल लेवल का मेडिकल टेस्ट होगा, और वो अगर आप पास कर जाते हो तो आप सोचिए सर ये आपको एज ए ऑफिसर एनडीए एग्जाम के थ्रू बहुत बढ़िया मौका मिल सकता है। तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया मौका है। अगर कोई व्यक्ति 12th पीसीएम अगर है या 12th इन एनी स्ट्रीम है तो भी एनडीए का फॉर्म भर सकता है। मिनिमम एज क्या है, 16.5 साल। मैक्सिमम एज क्या है, 19.5 साल। एक रिटन एग्जाम्स होगा, उसको पास करोगे आपका पीटी होगा, पीटी पास करोगे आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट के अंदर पास हो जाते हो तो आपको एज ए ऑफिसर जो है सेलेक्ट कर दिया जाएगा। अगला ऑप्शन हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है सर ये, अगर आप चाहते हो नहीं मैं ऑफिसर नहीं बनना चाहता हूं लेकिन देश की सेवा तो भी करना चाहता हूं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लिए अग्निवीर की स्कीम लेके आई हुई है। अग्निवीर के स्कीम के थ्रू सर ये, अग्निवीर के स्कीम के थ्रू और इंडियन कोस्ट गार्ड में आप देश की सेवा का जज्बा आपके पास अगर है तो आपके पास ये भी एक बहुत बढ़िया मौका है। पहला ऑप्शन से आर्मी। आर्मी की एज मिनिमम एज है 17.5 साल से 21 साल का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। 17.5 साल मिनिमम एज है, 21 साल मैक्सिमम एज है। 10th पास की वैकेंसी है। जीडी जनरल ड्यूटी जो आएगा वो 10th पास की वैकेंसी होगी, और इसमें क्लर्क की पोस्ट आती है जो 12th पास होती है, और उसमें क्वालिफिकेशन और एड ऑन है, इंग्लिश और मैथ्स में 60% नंबर होने जरूरी है। ये इसकी क्वालिफिकेशन है, इंग्लिश और मैथ्स में 60% नंबर लाने जरूरी है, वही आपका इस क्लर्क को अप्लाई कर सकता है। या टेक्निकल की पोस्ट आती है, अगर आपके 12th के अंदर पीसीएम सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आपका सब्जेक्ट है, तो आप आर्मी के अंदर अपना कैरियर बना सकते हो। सेकेंड ऑप्शन होता है नेवी। नेवी के अंदर भी आपको 17.5 साल से 21 साल वाला व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। इसके अंदर एसएसआर की पोस्ट आती है, 12th पास आउट की वैकेंसी होती है, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है। फिजिक्स और मैथ्स अगर आपके पास है तो आप एसएसआर का फॉर्म भर सकते हो। एक होता है एमआर, 10th पास मैट्रिक रिक्रूटमेंट आपके पास होता है, 10वीं पास व्यक्ति अगर है फॉर्म भर सकता है और नेवी में अपना कैरियर बना सकता है। अगला ऑप्शन एयरफोर्स। एयरफोर्स के अंदर 2 वैकेंसी आती है, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई। ग्रुप एक्स होती है वो टेक्नीशियन की वैकेंसी होती है, 12th में आपका पीसीएम होना जरूरी है, फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश होना जरूरी है। और ग्रुप वाई नॉन टेक्नीशियन की पोस्ट होती है, किसी भी स्ट्रीम का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, रीजनिंग जीके और इंग्लिश का पोर्शन आपके एग्जाम में रखा जाता है। और ये सभी वैकेंसी जो होती है वो अग्निवीर के थ्रू भरी जाती है। अग्निवीर का वैकेंसी हर साल आता है, इसलिए आप अग्निवीर के थ्रू देश की सेवा का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है मुझे डिफेंस में कैरियर बनाना है तो बहुत बढ़िया मौका है अग्निवीर का। आगे जाके बहुत सारे प्रमोशंस और जॉब है, सेफ्टी होने वाला है। अभी गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है, अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा। तो देखिए अगली मैं बात आपसे करूं कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड की एज जो होती है 18 साल से 22 साल का व्यक्ति कोस्ट गार्ड में
अप्लाई कर सकता है। इसके लिए नाविक जीडी की वैकेंसी आती है जो 12th पीसीएम होता है, नाविक डीबी की वैकेंसी आती है जो 10th पास होता है, और यांत्रिक की पोस्ट आती है जो 10th पास प्लस टेक्नीशियन में आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। तो अगर अपन चाहें कि डिफेंस में एज ए ऑफिसर एंट्री लेना चाहे तो एनडी आपके सामने है, और 12th के बाद अगर चाहे कि मैं एज ए कांस्टेबल जीडी क्लर्क के लेवल पे मैं एंट्री करना चाह रहा हूं सर ये, तो अग्निवीर ये और इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी आती है उसके थ्रू आप देश की सेवा का फायदा उठा सकते हैं सर ये। चलिए भाई हम अगली बात आपसे करें। नेक्स्ट जो है अब हमारे पास आता है सर ये कि सर हमारे पास क्या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ ऑप्शंस होता है क्या? बिल्कुल सर, ये राज्य सरकार की नौकरियां भी कुछ होती है और अपने प्रदेश में अपने स्टेट में सर ये आपको शानदार कैरियर बनाने का मौका दिया जाता है। इन परीक्षा में स्टेट जीके का बड़ा रोल होता है। राजस्थान, जैसे राजस्थान से अप्लाई कर रहे हो तो राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान का जो इकोनॉमिक्स, इनका वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है सर। इसमें स्टेट जीके का रोल थोड़ा ज्यादा होता है। इसके अंदर क्या क्या बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे देखिए पुलिस कांस्टेबल, स्टेट पुलिस जो होती है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आती है जिसके अंदर आपकी 12th पास की वैकेंसी होती है, और हर स्टेट में आपका अलग अलग एग्जाम्स का पैटर्न होता है, और आप फिजिकल टेस्ट देकर रिटन टेस्ट दोगे, फिजिकल टेस्ट दोगे, और आपका मेडिकल अगर हो जाएगा तो आपको स्टेट एग्जाम में, राजस्थान एग्जाम में आपको एज ए कांस्टेबल सिलेक्ट कर दिया जाएगा। और वैकेंसी जो होती है वो नॉर्मली नियमित ही आती है, हर 2 साल वैकेंसी आपके सामने आती है। अगर आप बहुत सही तरह से तैयारी करते हो 12th के बाद आपके पास मौका है राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बनने का। या फिर हमारे राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम्स करवाता है जिसके अंदर एलडीसी की वैकेंसी आती है, ग्रुप डी की वैकेंसी आती है। तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको और सारे मिलते हैं। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के थ्रू सर ये जो 10वीं पास का वैकेंसी है या 12वीं पास की वैकेंसी, वन पाल, वन रक्षक, बहुत सारी वैकेंसी आती है। आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कैरियर बनाने का हमें अलग से वीडियो बना के लेके आ जाएंगे कि राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से हम कौन कौन सी वैकेंसियों का फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए उसका डिटेल वीडियो में अगली बार लेके आ जाऊंगा, वहां अपन डिस्कशन वहां पे कर लेंगे। इसलिए हम नेक्स्ट बात आपसे करें, नेक्स्ट बात हम करें हायर एजुकेशन अगर आप जाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मैं 12th के बाद सर ये मैं चाहता हूं मैं मेडिकल में चला जाऊं, मुझे लगता है मुझे इंजीनियरिंग करना चाहिए, या मुझे लगता है कि मुझे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, तो आपको हायर एजुकेशन के लिए एनटीए के माध्यम से आपका एग्जाम्स होता है। एग्जाम्स के देखो 3 फेज मैंने बताया। एक होता है सीयूटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो आपको टॉप कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम करने का मौका दिया जाता है। इस एग्जाम का पैटर्न जो होता है लैंग्वेज प्लस आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है। 12th का सिलेबस आता है, जनरल टेस्ट होता है, और कोई इसकी अपर एज लिमिट नहीं है। कोई व्यक्ति सीयूटी का फॉर्म भर सकता है और एग्जाम के थ्रू आपको इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिल सकता है। सर सेकंड एग्जाम होता है नीट। जिस व्यक्ति को लगता है कि मुझे मेडिकल में आगे बढ़ना है, सर मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एमबीबीएस करना है, तो आपके लिए बढ़िया मौका है। एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अगर आपका टारगेट है तो आप नीट का एग्जाम दीजिए। इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, जो व्यक्ति फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर 12th इन पीसीबी के अंदर का रखा है वो फॉर्म भर सकता है सर ये। लेकिन इसमें बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा ज्यादा आता है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर ये, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले 5, 7, 8 साल सर ये बहुत सही तरह से पढ़ सकता हूं सर, क्योंकि ओनली एमबीबीएस करने से कुछ नहीं होगा, आगे आपको एमडी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, और फिर जाके आपका कैरियर ग्रोथ बहुत हाई होने वाला है सर ये। मतलब अगर आपको लगता है कि मैं जिंदगी के अगले 8-10 साल कड़ी मेहनत कर सकता हूं और मेरे पास पैसेंस लेवल बहुत सही है सर ये, तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। आप मेडिकल में जाइए और नीट एग्जाम के थ्रू आप टॉप कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने कैरियर को बहुत बढ़िया बना सकते हो। थर्ड ऑप्शन होता है जेडब्ल्यू इंजीनियरिंग। जिन लोगों का सपना है कि मुझे आईआईटी या एनआईटी के अंदर पढ़ना है सर ये, वो उनके लिए इंजीनियरिंग करना सबसे बढ़िया मौका है सर ये। आप देखिए इसके अंदर क्या आता है, 12th जो पीसीएम में कर रखा होता है उसके लिए बढ़िया ऑप्शंस होता है। क्या आपके पास चैलेंज होंगे, दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम में से एक है और केवल 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, 6 अटेम्प्ट देने का आपको मौका मिलता है सर ये, और इसके अंदर मेंस और एडवांस भी होता है, तो 6 अटेम्प्ट टोटल आपके सामने होते हैं। तो 3 ऑप्शन है हायर एजुकेशन के लिए, एक तो मैं सीयूटी के थ्रू जा सकता हूं, या मैं नीट के थ्रू जा सकता हूं, या जेडब्ल्यू के थ्रू में इंजीनियरिंग में अपना जो है कैरियर बना सकता हूं। मैं अगर आपसे अगर बात आगे करूं सर ये, तो देखिए अब आपको बोला गया आपका स्ट्रीम और प्रोफाइल के अनुसार आपके लिए क्या सही रास्ता रहेगा। जो व्यक्ति, यदि आपके पास पीसीएम का सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स अगर है,
तो आपके पास कितने कितने ऑप्शंस खुले। जो 12th इन पीसीएम कर रखा है, आप चाहे तो जेडब्ल्यू का फॉर्म भर सकते हो, आप चाहो तो एनडीए ऑल विंग्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। आर्मी विंग्स के अंदर सर ये ऑल स्ट्रीम चलता है, लेकिन नेवी और एयरफोर्स में पीसीएम होना जरूरी है, तो पीसीएम वाला तो ऑल विंग्स में अप्लाई कर सकता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। उसके अलावा आप एयरफोर्स ग्रुप एक्स का फॉर्म भर सकते हो, आप नेवी एसएसए का फॉर्म भर सकते हो, आप कोस्ट गार्ड में जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो 12th पीसीएम कैंडिडेट अगर आपके पास है सर, ये आप सोचिए आपके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस है, आप ट्राई कर सकते हो कुछ भी। अगर आप 12th इन पीसीबी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन आपके सामने होगा कि सर ये नीट का एग्जाम दे सकते हो, और अगर नीट का एग्जाम नहीं देना चाहते हो तब आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, रेलवे, आरपीएफ, एनटीपीसी यूजी, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने होंगे और आप बिल्कुल इसके लिए तैयारी कर सकते हो। और अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स फील्ड से हो सर, ये तो मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, आपके पास ऑप्शन है सीयूटी, या फिर आप एसएससी के थ्रू सीएचएसएल, स्टेनो, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू सर ये अपना कैरियर बना सकते हो, या रेलवे एग्जाम्स में रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या आरपीएफ या एएलपी में अपना कैरियर आराम से बना सकते हो सर ये। एनडीए के थ्रू जा सकते हो, एनडीए में आपकी एंट्री ओनली आर्मी विंग में होगी, नेवी और एयरफोर्स होगा, रिजर्व रहेगा पीसीएम के लिए, और एयरफोर्स में ग्रुप वाई के अंदर भी अपना कैरियर आराम से बना सकते हो। अगर आपको लगता है मेरी इंग्लिश कमजोर है सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में 4 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, एक चाहिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ठीक है ना। चारों सब्जेक्ट बहुत सही तरह से कॉन्सेप्चुअली पढ़े, ट्रिकी मैथमेटिक्स पढ़े, जिससे आपको चीजें आपको फास्ट हो जाएगी। अगर आपको लगता है मेरी इंग्लिश वीक है, तो एक ऑप्शन आपके पास है कि आप रेलवे के एग्जाम में तैयारी कर सकते हो। रेलवे के एग्जाम में आपके पास इंग्लिश का वेटेज नहीं होता है, या आप एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हो, जहां पे हिंदी इंग्लिश में से आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप है तो हिंदी का पेपर दे सकते हो, या आप इंग्लिश का पेपर दे सकते हो, या फिर आपके स्टेट पुलिस के एग्जाम में इंग्लिश का कोई वेटेज नहीं है, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, वहां पे इंग्लिश का वेटेज नॉर्मली कम होता है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है। मैं आगे और आपसे बात करूं, नौकरी पाने में कितना कितना समय लग सकता है, कि समय आज से अगर तैयारी शुरू करूं तो मेरे पास कब चांस है कि मैं मेरा कैरियर बना सकता हूं, मैं मेरे पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर सकता हूं। तो देखिए, सबसे पहले फास्ट ट्रैक 3 से 5 महीने में आपका सिलेक्शन होने के बहुत हाई चांस है। अगर आप बहुत बढ़िया लेवल की तैयारी करते हुए जाते हो और डेडिकेशन अगर पढ़ लेते हो तो आपके पास मौका है। एक तो एसएससी जीडी 3 महीने के अंदर सिलेक्शन ले सकते हो, रेलवे की तैयारी 5 से 6 महीने में आप तैयारी कर सकते हो। कंडीशंस क्या है, आपको फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है, शारीरिक मेहनत और निरंतरता अगर आप में है तो आप बिल्कुल तैयारी करिए, और आपका सपना जो है इतना जल्दी पूरा हो जाएगा सर। ये आप ये देखिए, आपका 3 से 5 महीने में आपका फास्ट ट्रैक सिलेक्शन है। 5 महीने की तैयारी में अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करने का बहुत बढ़िया मौका आपके पास है। सेकंड सर, ये अगर मैं और सही तैयारी करूं, 8 से 10 महीने की तैयारी चाहिए सर ये, अगर आप सर ये एसएससी, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या स्टेट पुलिस की तैयारी करते हो, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा डिस्क्राइब है, और मॉक टेस्ट आप डेली दीजिए। हमारा एडवाइस रहेगा कि पहले पूरा सिलेबस पूरा करिए और फिर आपको क्या करना है, डेली आपको मॉक टेस्ट देना है, जिससे आपकी चीजें जो इजी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास 1-2 साल का टाइम पीरियड है, तब मैं किसकी तैयारी करूं, तो आपके पास मौका आता है एसएससी स्टेनोग्राफर। इसमें एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन इसका जो स्किल टेस्ट होता है, शॉर्ट हैंड का टेस्ट जो होता है, वो थोड़ा टाइम ले लेता है। शॉर्ट हैंड सीखने में आपको लगभग 1 साल का समय लग जाता है। और एक होता है एनडीए, एनडीए के एग्जाम भी आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन एसएसबी का इंटरव्यू देने में आपको बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपना पीटी इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। और आपको लगता है कि सर मेरे पास लॉन्ग टाइम डेडिकेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ता रहूंगा, 8-10 साल मेहनत कर लूंगा सर ये, तो आप देखिए आपके पास बहुत बड़े ऑप्शन है। नीट का ऑप्शन है और जेडब्ल्यू का ऑप्शन है। बस क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन थोड़ा भारी है, टाइम बहुत लगने वाला है, और अगर आप फोकस होकर तैयारी करते हो तो आपका सपना बिल्कुल पूरा हो सकता है। मैंने आपको चारों चीजें बता दी है, इस तरह से बनती है। नेक्स्ट बात करें, 12th के बाद मौज खत्म, अब जो है संघर्ष और निर्माण का समय है। श्री क्या बात बोली जा रही है, देखना। पहले देखिए, आपको शुरुआत बहुत जल्द करनी है। बड़ी सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगी जो बहुत जल्दी से शुरुआत कर लेंगे।
जो विद्यार्थी 12th के तुरंत बाद गंभीर हो जाता है वो 22 से 24 साल की उम्र में बड़े पोस्ट पे पहुंच जाता है। समय खराब नहीं करे, वो वे सालों को पीछे छोड़ देगा। मतलब आप सोचिए सर, ये टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना, बिल्कुल पढ़ते हुए जाना है। पहले देख लेना है 12th होते ही मुझे किधर जाना है, किधर मूव करना है, मैं किसकी तैयारी कर सकूं, बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए। सेकंड सर, ये अगर आपको खुद का आकलन कर सकते हो, अगर आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही है सर ये, और पढ़ाई का स्तर अगर आप पीसीएम आर्ट्स और फिजिकल टेस्ट के लिए आपके लिए सही चीजें हैं, तो आप अपने लक्ष्य को निकालिए, उसको टारगेट सेट करिए और बिल्कुल सही तरह से आप तैयारी करते हुए जाइए। और लास्ट बताया गया है सर ये, आप भटकाव से बचें। 10 अलग अलग नावों में पैर नहीं रखें। आप ये नहीं बोले कि मैं सर रेलवे भी कर लूंगा, मैं एसएससी भी कर लूंगा, मैं दिल्ली पुलिस भी कर लूंगा, मैं नीट भी कर लूंगा, और मैं जो है और भी बहुत सारी तैयारी कर लूंगा, मैं कॉलेज के एग्जाम भी दे दूंगा। आपको अलग अलग पैर नहीं पसारने, वरना नाव कन्फर्म डूब जाएगी आपकी। एक टारगेट लेके जाइए सर ये, किसी एक टारगेट को फोकस करिए और उसका पूरा सिलेबस आप 2, 3, 4, 5 बार रिवाइज कर लीजिए। पूरी ताकत को आप झोंक दोगे सर ये, तो आपका सिलेक्शन होना कंफर्म है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है सर ये। बस यही बात हमें बताना था। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दिया है कि 12th के बाद क्या आपके पास ऑप्शन है, क्या आप एग्जाम कौन सा दे सकते हो, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पैटर्न होता है। बस 4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। फाउंडेशन बनाइए। 12th के बाद बहुत सारे मौके मिलते हैं। 18 साल की एज पूरे होते ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स में आप कैरियर बना सकते हो। इसलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।